नमस्कार साथियों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप एवं रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड कार्पल्स। वैसे तो हमने एक अलग से वीडियो में दोस्तों आरएस कारक के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम बात करेंगे एबीओ रक्त समूह के बारे में और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। जी हाँ, रक्त कणिकाएं व रक्त समूह। रुधिर होता है, रुधिर वो दोस्तों दो भागों में बटा होता है, यानी प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा होता है दोस्तों टोटली 55% प्लाज्मा होती है और रुधिर कणिकाएं होती है दोस्तों ये 45%। ये आपको ध्यान रखना है। तरल भाग को दोस्तों प्लाज्मा कहा जाता है और प्लाज्मा में रुधिर कणिकाएं तैरती हुई पाई जाती हैं। ओके, यदि दोस्तों प्लाज्मा में ही बात करें तो उसमें टोटली 90% जल होता है और 10% दोस्तों विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और दोस्तों यदि बात की जाए रुधिर कणिकाओं में तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, अन्य सभी कणिकाएं होती हैं। अब बात करते हैं रुधिर के बारे में। एग्जाम में सीधा प्रश्न मिलेगा आपसे इस अपने नोट्स में से। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ये आपको ध्यान रखना है। रुधिर एक दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है। ओके, रुधिर की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हिमेटोक्रिट कहा जाता है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहा जाता है, तो हिमेटोक्रिट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अलग अलग जो कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं, उनके बारे में। आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, इन्हें दोस्तों इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट, इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल दोस्तों 99% होती है। सबसे ज़्यादा कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। दोस्तों इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि ये केंद्रक रहित वृत्ताकार डिस्क रूपी एवं उभयवतल यानी बाइकॉन्केव होती है, बाइकॉन्केव। और दोस्तों यदि बात की जाए इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की। और दोस्तों यदि बात करें आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। ये दोस्तों एलडीसी में भी पूछा गया था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ध्यान रखना है 120 दिन। ऊंट एवं लामा की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है और आपको ध्यान रखना है। ऊंट एवं लामा की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। सीईटी में दोस्तों यह टॉपिक स्पेशली इंक्लूड किया हुआ है और वो भी दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में। तो कहीं ना कहीं एग्जाम का कुछ जो लेवल है वो डिफिकल्ट लेवल होगा, तो शायद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊंट एवं लामा की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इन्हें दोस्तों ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ये दोस्तों केंद्रक युक्त होती है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और ये रंगहीन कोशिकाएं होती है। केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिकाएं, इनका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है और लसिका ऊतकों में भी होता है। ध्यान रखना है, अस्थि मज्जा में और लसिका ऊतकों में। इनकी गति क्या होती है दोस्तों? अमीबीय गति इनका प्रमुख लक्षण है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख लक्षण क्या है? अमीबीय गति। और इनके जीवन काल की बात की जाए तो जीवन काल होता है दोस्तों 4 से 5 दिन तक। कितना? 4 से 5 दिन तक। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीसी डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, कणिकामय और कणिका रहित। यदि कणिकामय की बात की जाए यानी ग्रेनुलोसाइट, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, N, E और B। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कणिका रहित की बात की जाए अग्रेनुलोसाइट तो केंद्रकाणु यानी एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट और लसिकाणु। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं।
कणिका में श्वेताणु यानी ग्रेनुलोसाइट्स का केंद्रक बहुरूपी होने के कारण इन्हें दोस्तों बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहा जाता है। जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उनका केंद्र क्या होता है, बहुरूपी होता है, इसके कारण उन्हें दोस्तों बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहा जाता है। ओके, न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की भित्ति के आर पार आ जा सकते हैं। न्यूट्रोफिल होते हैं वो कोशिकाओं की भित्ति के आर पार जा सकते हैं, इसलिए जिसे दोस्तों कोशिका पारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका पारण। और न्यूट्रोफिल सर्वाधिक संख्या में श्वेताणु होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक मात्रा में कौन से श्वेताणु होते हैं, तो ध्यान रखना है न्यूट्रोफिल्स। ओके, और दोस्तों यदि बात करें इयोसिनोफिल्स में एंटी हिस्टामिनिक का गुण पाया जाता है। एग्जाम में प्रश्न सीधा देखने का मिलेगा कि एंटी हिस्टामिनिक का गुण पाया जाता है, तो ध्यान रखना है इयोसिनोफिल्स में। किसमें दोस्तों, इयोसिनोफिल्स में। बेसोफिल कणिकाएं हिस्टामिन एवं हिपेरिन उत्पन्न करती है। बेसोफिल कणिकाएं होती हैं वो दोस्तों हिस्टामिन एवं हिपेरिन उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी हाँ, मोनोसाइट भक्षणकारी कणिका रहित श्वेताणु है जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं। जो मोनोसाइट होते हैं वो दोस्तों भक्षणकारी कणिका रहित श्वेताणु हैं जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। ओके, और दोस्तों बात करते हैं छोटी लिम्फोसाइट टी कोशिकाओं तथा बी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जो छोटी लिम्फोसाइट होती है छोटी छोटी, वो दोस्तों टी कोशिकाओं और बी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कि दोस्तों प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों के निर्माण और बाहरी कोशिकाओं को मारने के लिए आवश्यक होती हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। टी कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है, तो थाइमस ग्रंथि को टी कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। थाइमस ग्रंथि जिसे दोस्तों थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स। ओके, बहुत ही छोटे होते हैं, इसमें भी दोस्तों केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखना है WBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक एब्सेंट होता है। इनकी जो आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती, अनियमित आकृति। इनका निर्माण भी दोस्तों अस्थि मृदा में होता है। और इनका जीवन काल की बात की जाए तो 5 से 7 दिन तक इनका जीवन काल होता है। और यदि बात करें रुधिर के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण है। रुधिर के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हीमोग्लोबिन एक सयुग्मी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक किस प्रकार का प्रोटीन है, सयुग्मी प्रोटीन है। मानव में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। LDC में भी पूछा गया था प्रश्न कि मानव में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। मानव में RBC और WBC का अनुपात होता है दोस्तों 600:1। 12th RBSC में स्पेशली लिखा हुआ है दोस्तों कि मानव में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, 600:1। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मानव में RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। ओके, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है तो उसमें दोस्तों डॉक्टर द्वारा पपीते खाने की सलाह दी जाती है, ऊँटनी के दूध को पीने की सलाह दी जाती है ना। तो क्यों दी जाती है, क्योंकि दोस्तों उनको डेंगू रोग होता है। और डेंगू रोग होने का कारण क्या है, उसमें उस व्यक्ति में दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी होती है। तो मानव में रुधिर प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग होता है। कौन सा दोस्तों, डेंगू, जिसे दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ABU रक्त समूह। कल हमने बात की थी दोस्तों RS कारक के बारे में, रक्त समूह के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे ABU रक्त समूह के बारे में। ओके, इनकी खोज की बात की जाए दोस्तों तो कॉल लैंडस्टर ने 1900 में की थी। कब की थी, 1900 में। 2 प्रकार की एंटीजन A तथा B पाई जाती हैं। बर्नस्टीन ने बताया कि
ए बी जो रुधिर वर्ग होता है वो मनुष्य का दोस्तों आनुवंशिक लक्षण होता है, यानी जेनेटिक्सली करेक्टर होता है। बर्नस्टीन ने बताया कि जो ए बी रुधिर वर्ग है वो दोस्तों मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यदि बात करें 4 रुधिर समूह कौन कौन से, ए बी, बी और ओ। रुधिर समूह ओ होता है वो दोस्तों सार्वत्रिक दाता होता है। जो ओ होता है ना, ओ सार्वत्रिक दाता होता है, यानी कि सभी को रुधिर दे सकता है। और जो ए बी होता है, ए बी रुधिर वर्ग, वो दोस्तों सार्वत्रिक ग्राही होता है, जो कि सभी से रुधिर ले सकता है। रुधिर समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती हैं। रुधिर वर्ग जो होता है ओ होता है, उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती हैं। और रुधिर समूह ए बी में दोस्तों किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।